हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग यूपी पीसीएस के इन्वायरमेंट के पीवाईक्यूज कर रहे थे, जो कि आने वाले हमारे यूपी पीसीएस आरओ एआरओ और जो भी जीआईसी लेक्चरर या इन सब जैसे एग्ज़ाम होंगे, उसमें जो जीएस वाला पोर्शन आएगा उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसमें हमारा अगला टॉपिक है, जो कि नया टॉपिक शुरू हो रहा है, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है, सुपोषण यूट्रोफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, 1 और 2 दोनों सही है। व्याख्या है इसका, नदियों, झीलों तथा तालाबों के जल में अजैविक और जैविक पोषक तत्वों के सांद्रण में वृद्धि होने से सुपोषण हो जाता है, जिससे जल में शैवालों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है। फलतः जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने से जलीय जीव मरने लगते हैं तथा अवायवीय स्थिति उत्पन्न होने से दुर्गंध युक्त सड़न पैदा हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा? ए है एसडीजी 6, बी एसडीजी 7, सी एसडीजी 8 और डी एसडीजी 9। तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, एसडीजी 6। इसकी व्याख्या है, सतत विकास लक्ष्यों के तहत भारत में एसडीजी 6 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता, इसके अस्थायी प्रबंधन को लक्षित करता है तथा स्वच्छ जल तथा सैनिटेशन की आवश्यकता पर बल देता है। सतत विकास के 17 लक्ष्यों में से एक एसडीजी 6 विश्व के सभी लोगों के लिए इसे मुहैया कराने की पुरजोर वकालत करता है। इन लक्ष्यों को भारत द्वारा वर्ष 2030 तक प्राप्त करना नीति आयोग के कार्यों का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, कथन और कारण का। कथन दिया है, गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है और इसका कारण है, जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, ए सही है लेकिन आर जो है ये गलत है। व्याख्या है, गंगा उत्तराखंड के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। भारत की यह सबसे पवित्र नदी वैदिक युग से ही मानी जाती है। गंगा तट पर हरिद्वार, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कानपुर, प्रयागराज, इलाहाबाद, बनारस, गाजीपुर, बलिया, छपरा, पटना, बरौनी तथा मुंगेर आदि शहर बसे हैं। इन सभी शहरों के औद्योगिक तथा नागरिक अपशिष्ट जल बहकर गंगा में जाता है, जिसके कारण गंगा जल को लखनऊ की इन्वायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी ने वर्ग डी में रखा है, जिसका अर्थ हुआ कि गंगा का जल अब पीने या नहाने लायक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? हरिद्वार एवं कानपुर के मध्य, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य, इलाहाबाद एवं पटना के मध्य, पटना एवं हाजीपुर के मध्य। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, कानपुर एवं इलाहाबाद के मध्य। व्याख्या है, गंगा नदी में बीओडी सर्वाधिक मात्रा में कानपुर एवं प्रयागराज के मध्य पाई जाती है। जैविक ऑक्सीजन मांग, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बीओडी ऑक्सीजन की वह मात्रा है जो सामान्य ताप पर किसी जल के 1 लीटर भाग को 5 दिन में सूक्ष्म जीवों में उपापचयी क्रिया के लिए आवश्यक होती है। यह परीक्षण जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय बायो ऑक्सीडिजेबल कार्बनिक पदार्थों में बीओडी का स्तर 10 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति भारत में लागत का अधिकतम देने वाला है? ए शौचालय व्यवस्था में सुधार, बी अपशिष्ट जल का उपचार एवं प्रयोग, सी वर्षा के जल के संचयन और डी जल का पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग। तो इसमें सी ऑप्शन सही है, वर्षा के जल के संचयन। इसकी व्याख्या है, भारत में वर्षा के मौसम में पर्याप्त पानी बरसने के बावजूद उसका संचय न करने से जल की उपलब्धता एवं गंभीर समस्या बन चुकी है। वर्षा जल के संग्रहण से वर्तमान जल संकट को दूर किया जा सकता है। वर्षा जल संचय के वैज्ञानिक तरीकों में सबसे कारगर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अर्थात जो पानी संचित किया जाएगा उसका प्रयोग हम भविष्य में कर सकेंगे। वर्षा जल संग्रहण हेतु तेज बहाव वाले क्षेत्र सर्वाधिक उपयुक्त होते हैं। इस जल का प्रयोग लगभग सभी कार्यों में किया जा सकता है तथा गुणवत्ता उचित होने पर इसका प्रयोग पेयजल आदि हेतु भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है? ए नोयाल, बी दामोदर, सी भिवानी और डी भदार।
तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, दामोदर। व्याख्या है, दामोदर नदी में व्याप्त जल प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल बायोलॉजिकल डेजर्ट कहा जाता है। यह भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। गिरिडीह एवं दुर्गापुर के बीच 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में तो यह जैविक मरुस्थल होकर रह गई है। गौरतलब है कि दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत जिन शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाले जलमग्न भूमि को चुना गया है वे हैं। तो इसमें जो है कूट दिया गया है, तो कूट के अनुसार 1, 2 और 4 यानी कि भोज जो है ये मध्य प्रदेश में है, ये सही है। सुखना चंडीगढ़ की ही लेक है, ये भी सही है। और जो है पिछौला राजस्थान की है, ये भी सही है। चिल्का जो है उड़ीसा दिया है, तो ये भी तो हमको तो सही। चिल्का कहाँ, चिल्का एक लैगून अच्छा इसमें दिया गया है झील राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत किनको चुना गया है, तो 1, 2, 4 यानी कि डी वाला ऑप्शन सही है, इनको चुना गया है। व्याख्या है, प्रदूषण नियंत्रण के उद्देश्य से राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के तहत चुनी गई शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली जलमग्न भूमियाँ निम्नवत हैं। भोज मध्य प्रदेश, सुखना चंडीगढ़, पिछौला राजस्थान, जबकि एनएलसीपी के अंतर्गत चिल्का उड़ीसा को सम्मिलित न करके बिंदु सागर झील को सम्मिलित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्र भूमि बरसाती जमीन निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? ए, पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु। बी, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु। सी, तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु। और डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, उपर्युक्त सभी हेतु। व्याख्या है, आर्द्र भू क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं। इसे पानी को सोखने और छानने के विशाल स्पंज कहा जाता है। ये पोषण पदार्थों की मात्रा को कम करके तलछटों को हटा देते हैं। इन्हें भूदृश्य के गुर्दे की संज्ञा दी जाती है। अगला यहाँ से हमारा मिसलेनियस वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। तो इसमें देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सतत विकास लक्ष्य हैं और उनसे संबंध दिया गया है। तो ये SDG 10 जो होगा ये जो है असमानताओं में कमी से है रिलेटेड। SDG 13 जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड। SDG 14 जो है ये जल के नीचे जीवन, और 15 जो है वो भूमि पर जीवन। तो इसमें 3, 1, 4, 2 3, 1, 4, 2 ए वाले ऑप्शन में है, यही सही होगा। तो देखिए नीचे व्याख्या में भी वही दिया गया है। SDG 10 असमानताओं में कमी से रिलेटेड है। SDG 13 जलवायु परिवर्तन से। SDG 14 जल के नीचे जीवन से। और SDG 15 भूमि पर जीवन से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? केला, यूकेलिप्टस, बबूल, नीम। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, यूकेलिप्टस। व्याख्या है, भूमि जल के अत्यधिक दोहन के कारण यूकेलिप्टस को पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। इसे पारिस्थितिकी आतंकवादी की संज्ञा से अभिभूत किया जाता है। यह वृक्ष जहाँ पर भी उगता है वहाँ भूमि से बहुत अधिक मात्रा में पानी खींचता है, जिससे उस क्षेत्र में जल असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिवस दिए हैं और उनके घटना या अवसर। तो इसमें जो है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस हो जाएगा। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। और 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। तो इसमें जो है 2, 4, 1, 3 2, 4, 1, 3 सही होगा। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, सी वाले ऑप्शन में है, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, 5 दिसंबर विश्व मिट्टी दिवस। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा 28 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 15 जुलाई, 15 अप्रैल। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, 5 अक्टूबर को। व्याख्या है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक की अध्यक्षता में यह घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है, बायोडिग्रेडेबल है मतलब। तो इसमें ए है ऊन, तो यही जो है बायोडिग्रेडेबल होगा, ऊन तो होता ही है। बाकी दिया है प्लास्टिक के कप, एल्यूमिनियम फॉयल,
कांच की बोतलें, तो ये सब नहीं है। व्याख्या दिया गया है, जैव निम्नीकरण पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं। इससे पर्यावरण को क्षति नहीं होती है। ऊन एक जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थ है मानव और पशु अपशिष्ट, पादप उत्पाद, लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि, मृत जीवों के अवशेष, अंडे का खोल आदि। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 इसका सही आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण का अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। वर्ष 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन के निर्णयों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया तथा इसे छाता विधान के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन फिर वही दिया गया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो बी ऑप्शन सही होगा, 1986 में मनाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? जैव निम्नीकरण वेस्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिया है, तो ये गलत है। ओजोन कमी रिक्तता यूवी किरणों से रक्षा, ये भी गलत है। और सी है, रिक्तता हो जाएगी तो थोड़ी न रक्षा होगी। सी है पारिस्थितिकी तंत्र, जो कि सौर ऊर्जा से रिलेटेड है, तो ये सही है। जैव निम्नीकरण जो है पॉलीथीन को दिया गया है, तो ये गलत है। पॉलीथीन जैव निम्नीकरण नहीं होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिससे पर्यावरण के जैविक व अजैविक कारक अंतर संबंधित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सौर ऊर्जा का बहुत महत्व है, क्योंकि उत्पादक वर्ग पेड़ पौधे अपना भोजन सौर ऊर्जा के माध्यम से ही बनाते हैं तथा जीवन के लिए सौर ऊर्जा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, भोपाल, नागपुर, दिल्ली, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा, नागपुर। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी नागपुर में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1958 में हुई थी। इसका उद्देश्य पर्यावरण और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में नवाचार और अनुसंधान करना है। उल्लेखनीय है कि यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की एक घटक प्रयोगशाला है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्य जीव दिवस जो है ये 3 मार्च को मनाया जाता है, सही है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल दिया है, ये सही है। जैव विविधता दिवस 22 मई दिया है, ये भी सही है। और ओजोन परत संरक्षण जो है ये 16 अगस्त दिया है, तो ये गलत है, क्योंकि ये 16 अगस्त को ना होकर 16 सितंबर को होता है। व्याख्या में देख लेते हैं। डी ऑप्शन ही दिया गया। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत को क्षरण से बचाने के उद्देश्य से 23 जनवरी 1995 को संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, इकोमार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो है बी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। व्याख्या है, इकोमार्क का प्रमाण पत्र ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स द्वारा दिया जाता है। यह प्रमाण पत्र उस उत्पाद को दिया जाता है जो पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित हो तथा जिसका इकोसिस्टम पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़ता हो। 1991 से भारत सरकार ने उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने के लिए पर्यावरणीय अनुकूल उत्पादों की आसान पहचान के लिए इको लेबलिंग की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो, इसमें सी ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। अगला है, किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? तो ये भी जो है वही होगा जो पर्यावरण से मित्रवत हो। देखिए ये क्वेश्चन इतना एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इसको रट्टा मार लीजिए, ये हमेशा जो है आता ही आता है। इन्वायरमेंट से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से। व्याख्या है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन होशंगाबाद मध्य प्रदेश से प्रारंभ हुआ था। मिट्टी बचाओ आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1977 में हुई थी। यह आंदोलन मध्य प्रदेश में तवा बांध के कारण जलभराव और लवणता के खिलाफ था। अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है ये करंट का क्वेश्चन है, इसको स्किप करते हैं, ये दिया है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? दिन व माह और घटना 22 मार्च 22 अप्रैल को तो पृथ्वी दिवस हो जाएगा, सही है। 22 मार्च को जो है जल दिवस, ये भी सही है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस, ये भी सही है। 20 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, तो यही गलत है, ये 22 मई को होता है।
इसकी व्याख्या में 22 मार्च विश्व जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस, 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व के पर्यावरण आंदोलन को गति मिली, इसके लेखक हैं? तो ये जो है रेचल कार्सन है। सी ऑप्शन सही है। साइलेंट स्प्रिंग की लेखिका रेचल कार्सन थी। यह पुस्तक 27 सितंबर 1962 ईस्वी को प्रकाशित हुई थी। यह पेस्टिसाइड के दुष्प्रभाव पर आधारित है। रेचल कार्सन एक अमेरिकी पर्यावरणविद थी। अगला क्वेश्चन है, लुप्तप्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की रेड डाटा बुक किसने प्रकाशित की? तो ये IUCN ने। इसमें जो है, एक सेकेंड, इसमें पूछा है भारतीय प्रजातियों के लिए, तो इसका जो है देख लेते हैं आंसर क्या दिया है, मुझे याद नहीं है, दिल्ली वाला हो सकता है वो। तो इसमें जो है IUCN तो ऐसे है, बी ऑप्शन इसमें सही है। तो बी में क्या दिया है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता ने, इसका बी ऑप्शन सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। लुप्तप्राय भारतीय पौधों की प्रजातियों की रेड डाटा बुक भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता ने प्रकाशित की है। उल्लेखनीय है कि विश्व के संकटग्रस्त जातियों के लिए वर्ल्ड स्तर पर जो है वो IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव जनित जीवों का उदाहरण है? जल प्रवाह तंत्र, प्राकृतिक घास के मैदान, वर्षा वन, कृषित भूमि। तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, कृषित भूमि। कृषि भूमि जो है वो किसानों द्वारा, मतलब मनुष्य के द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसकी व्याख्या है, कृषित भूमि मानव जनित जीवों का उदाहरण है। मानव जनित जीवों के अन्य उदाहरण वृक्षारोपण, नगरीय पारितंत्र, ग्रामीण पारितंत्र, एक्वाकल्चर, औद्योगिक क्षेत्र और प्रयोगशाला संवर्धन है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT की स्थापना कब हुई? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, 2010 में। व्याख्या है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2020 ईस्वी के तहत पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन एवं व्यक्तियों और संपत्ति के नुकसान के लिए सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित मामलों सहित पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटारे के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग की जाने वाली टैग का रंग है? तो प्रमाणित बीज जो होते हैं उनके थैले पर नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या है, कृषकों को फसल उत्पादन हेतु बेचा जाने वाला बीज प्रमाणित बीज होता है। जो कृषक उगाने के लिए लेते हैं तो उसे जो है प्रमाणित बीज कहते हैं। इसका उत्पादन आधारीय बीज से बीज प्रमाणीकरण संख्या की देखरेख में मानकों के अनुरूप किया जाता है। प्रमाणित बीज के टैग का रंग नीला होता है। अगला क्वेश्चन है, हरित बॉन्ड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें दिया है, इसकी हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के अल्पकालिक परिपक्वता निवेश हैं। तो इसमें जो है देखते हैं कौन सा सही है। डी वाला इसमें जो है सही है, यानी कि ये जो है इसमें पूछा है कौन सा सत्य नहीं है, तो ये जो है बी वाला जो है ये सत्य नहीं है। हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन यूनियन कोष ने जारी किया था, यही जो है इसका गलत ऑप्शन है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार ये सही है। तो व्याख्या दिया है, हरित बॉन्ड वर्ष 2007 में दो प्रमुख बहुपक्षीय बैंक, विश्व बैंक तथा यूरोपियन निवेश कोष द्वारा प्रथम हरित बॉन्ड जारी किया गया था। हरित बॉन्ड निवेश केवल जलवायु मित्र परियोजनाओं में होता है। हरित बॉन्ड वित्तीय बाजार नवाचार है। हरित बॉन्ड स्थिर ब्याज प्रतिफल के दीर्घकालिक परिपक्वता निवेश है, न कि अल्पकालिक। अगला क्वेश्चन, कथन सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। मिशन दिया गया है और उनके प्रारंभ करने के वर्ष। तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन सही है, 1, 2, 3, 4 यानी कि सब सही सुमेलित हैं। ए में राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009 का है। राष्ट्रीय जल मिशन 2011 का है। राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन ये 2014 का है। और राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008 का है। एक बार फिर से इसको व्याख्या में देख लेते हैं। राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा मिशन 2009, राष्ट्रीय जल मिशन 2011, राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संपोषण मिशन 2014, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2008। अगला क्वेश्चन है, लियोपोल्ड मैट्रिक्स से संबंधित है।
ए मौसम पूर्वानुमान, बी आपदा प्रबंधन, सी पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि और डी पर्यावरण कानून। तो इसमें जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, पर्यावरण अधिप्रभाव की आकलन विधि। व्याख्या है लियोपोल्ड मैट्रिक्स या पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन में उपयोग किए जाने वाले कारण प्रभाव संबंध का एक डबल एंट्री बॉक्स है। यह मैट्रिक्स किसी परियोजना के निष्पादन में लागू होने वाली क्रियाओं और पर्यावरणीय कारकों पर इसके संभावित प्रभाव के बीच संबंध को व्यवस्थित करता है। लियोपोल्ड मैट्रिक्स व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है और प्रभाव सकारात्मक या नकारात्मक एक चरित्र को असाइन करने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल का नाम निम्नलिखित में से कौन सा नाम है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, सुरक्षा। इसकी व्याख्या दिया गया है कि मानव हाथी संघर्ष पर भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य वास्तविक समय की जानकारी एकत्र करना है और यह वास्तविक समय के आधार पर संघर्षों का प्रबंधन भी करेगा। राष्ट्रीय पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक कार्यक्रम विश्व हाथी दिवस के उत्सव के दौरान लॉन्च किया गया था। हाथी संरक्षण और जंगली तथा पालतू हाथियों के बेहतर संरक्षण के लिए ज्ञान साझा करने के लिए हर साल 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है ई उत्थान का संबंध है। तो इसमें डी ऑप्शन सही है, अनुसूचित जाति के लिए विकास कार्यक्रम कार्य योजना से। व्याख्या है भारत समाज के सभी कमजोर जो खासकर अनुसूचित जातियों के उत्थान और विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। सरकार की सामाजिक, आर्थिक और वित्तीय समावेशन रणनीति के हिस्से के रूप में यह सुनिश्चित करने के लिए समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को लाभान्वित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त समुद्र तट है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, राधानगर। व्याख्या है पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन के लिए भारत में 12 समुद्र तटों का चयन किया गया है। इन तटों को स्वच्छता और पर्यावरण अनुकूलता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इन 12 समुद्र तटों में से एक राधानगर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह से भी है। अगला क्वेश्चन है संतुलित विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता में कमी, और डी है उपर्युक्त सभी। तो ये सब जरूरी हैं। व्याख्या है संतुलित विकास के लिए उपर्युक्त सभी विकल्प अर्थात जैविक विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण तथा निर्धनता में कमी आदि सभी आवश्यक हैं। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। और आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी आप लोगों को ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।